भी करेंगे, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम हमारे श्रोताओं को आपके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। जरूरी। दोस्तों, आज हम अभिनय से जुड़ी बहुत सारी बातें करने वाले हैं और हमारे सामने एक अभिनेता बैठे हुए हैं। उनके जीवन से संबंधित और आप लोगों को बताने के लिए भी काफी कुछ हमारे पास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातों की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं पूरन जी के बारे में। पूरन जी भारतीय फिल्म जगत और टेलीविजन के अभिनेता, एक्टर हैं और 200 से भी अधिक स्ट्रीट प्लेज में परफॉर्म कर चुके हैं। स्टेज शोज हो या मिमिक्री करना हो, कई प्रकार के शोज में शुरुआती दिनों में होस्टिंग का भी काम कर चुके हैं। थिएटर से भी जुड़े हुए हैं। 2011 में एक सीरियल आई हुई थी, मन की आवाज प्रतिज्ञा, और भी काफी सारे चर्चित धारावाहिक हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, या कहें फिल्मों की बात, ये तो सीरियल्स की बात थी। फिल्म जगत की अगर बात करें तो 2013 में आई थलाइवा में जाधव का रोल, 2013 में आई सत्या 2 नाम की फिल्म में कॉप का रोल, और 2014 में आई हिट स्टोरी 2 में बंसल बिजनेसमैन का रोल हो, या सन 2015 में आई फिल्म फैंटम में ISI एजेंट जावेद का रोल हो। सर ने बहुत ही सुंदर भूमिका निभाई है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय अपने स्टाइल में हमारे श्रोताओं को दें। मेरे बारे में परिचय देने से पहले मैं कुछ लाइनें कहूंगा जो मेरे जीवन में अपने ने इसको निभाया है, समझ के कह सके जी। वो कहते हैं ना कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। और शायद मेरे साथ ऐसे ही था जब मेरी शुरुआत हुई। बचपन से कहे मुझे शौक था, शौक चढ़ा भी कैसे, वो ये था कि मैं जब क्लास 1 या 2 की बात है, मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी, तो उसमें एक सॉन्ग था जिसमें मोगेम्बो करके एक लड़का चिल्लाता है। मैं मोटा हुआ करता था, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी, तो वो मैं प्ले करता था। उसके बाद फिर यहाँ मिमिक्री करने लगा गांव में। जी। तो जब मिमिक्री करता था तो लोगों का कहना, जब भी परफॉर्म करता था मिमिक्री करते हुए, तो वो लोग कहते थे कि यार एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं, क्यों ना मुंबई में जाकर ट्राई करो, तुम एक अच्छे एक्टर बन सकते हो। जी। मतलब हाँ यार, बात तो सही है, मैं बन सकता हूँ एक्टर, मैं करूँगा एक्टिंग। 14 साल की उम्र में मैं मुंबई के लिए रवाना हो गया, बिना घर वालों को बताए। ये बाकी जो सुन रहे दर्शक, मैं उनसे कहूंगा कि ये चीज़ ना करें। ये मेरे साथ मैंने किया। जो मुंबई पहुंचा, मुंबई में इधर उधर घूमना फिरना हुआ मेरा। मैं शुरू से थोड़ा सा एक मैच्योर लुक रहा है मेरा। 14 की एज में मतलब आते थे, मैं शेव कर लिया था, जिसकी वजह से मुस्टैच वगैरह हल्की जल्दी दिखने लग गए थे, जिससे एक बंदे की उम्र होती है ना 17-18 का लगता है, वैसा मेरा एज था। एक आध हफ्ता घूमने के बाद वापस आ गया मैं। फिर यहाँ जब वापस आया तो फिर मैं कोशिश फिर भी मैंने की, घर वालों को मनाया, घर वाले एग्री नहीं होते थे। फिर वहाँ के जो लोकल मंच होते हैं, लोक कला मंच जो कहते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ उनसे जुड़ा। वहाँ से जुड़ने के बाद फिर मैं साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते थे, मलेरिया अभियान वगैरह, ये हो गया, ये नुक्कड़ जो नाटक होते थे, मैं ये करता था, गाँव गाँव जाके परफॉर्म करता था। जी। इसी बीच में एक फिल्म बन रही थी छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे मैंने फिल्म से शुरुआत मेरी हुई, जहाँ मैं गया था एज अ कॉमेडियन और सेलेक्ट हुआ एज अ विलन। अरे वाह। तो वो मेरी शुरुआत थी। फिल्म का नाम था ओ सनम तुरमया में। तो ये काफी अच्छी शुरुआत थी। सर, उस वक्त आपकी एज क्या रही होगी? अराउंड 19। मतलब आप अपने सपने के करीब पहुंच ही चुके थे। शुरुआत जी। तो मुंबई की ओर रुख कैसे हुआ? मतलब आप तो बीच में घूमने गए, फिर दोबारा कैसे जाना हुआ आपका? दोबारा ऐसा था मेरे साथ कि मैं बिलोंग करता हूँ अच्छी बड़ी फैमिली से। किरी फैमिली एक बड़ी फैमिली मानी जाती है बस्तर क्षेत्र में। बीड़ी की फैक्ट्री है, राइस मिल वगैरह सब है। मैं शुरू से कर्मठ रहा हूँ, थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े होने की जो होती है वैसा हमेशा शुरू से रहा मैं। बाजारों में मैंने आलू प्याज भी बेचा है, आवाज़ लगा लगा कर ले बोकरा में डाले के मसाला ले, इस तरीके की चीज़ें आवाज़ लगाता था। साथ ही साथ मैंने हमाली का भी काम किया है। सर, फिल्मों में या रियल? नहीं, रियल लाइफ में मैंने किया ये चीज़। मैं उसी बीच में बस में कंडक्टरी करने लगा, तो साल में जो पैसे इकट्ठे होते थे मेरे, मैं उससे 1 महीना मुंबई जाता था। मुंबई में जाके फिर भटकता था यहाँ वहाँ।
और वहाँ नॉर्मली क्या होता है, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, यही मालूम होता था। अंधेरी जगह ये अपने को नहीं पता था जी। तो अपने को समझ में नहीं आता, फिर घूमते फिरते थे, फिर वापस आ जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा। जब यहाँ की फिल्मों से मैं जुड़ा, जैसे मैंने पहली फिल्म की तो वहाँ कुछ डायरेक्टर से पहचान हुई, उन्होंने रायपुर बुलाया एल्बम के लिए। फिर एल्बम के लिए यहाँ पे जब मैं आया तो एज एडिटर मैंने उनके साथ उसी एल्बम के मैंने 5 गाने एडिट किए। फर्स्ट टाइम आई जस्ट ऑपरेटेड वो कंप्यूटर मैंने फर्स्ट टाइम ऑपरेट किया था, वो सीखा। वहां से मेरी शुरुआत होती गई डे बाय डे। आप लोगों से जुड़ते चले जाते हो जी। उसी फील्ड के लोग हैं तो आपको वहाँ का आधार पता चलता है कि वहाँ जाकर कहाँ पे किस जगह पे मिलना चाहिए, कहाँ पर अपने को एक्चुअल काम की शुरुआत होती है। वहां से मेरी शुरू हुई। तो जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं रास्ता खुद ब खुद हमें दिखने लगता है। तो अभी हमारे कई सारे युवा साथी होंगे जो एक्टिंग के फील्ड में हो या कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और काफी सारे लोगों को ये नॉलेज भी नहीं है कि इन सब की पढ़ाई होती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे जो भी युवा आज के डेट में, मैं उनके लिए मैसेज है कि मैं जब मिमिक्री करता था लोगों ने मुझे कह तो दिया कि यार बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस देते हो। मैं ये सोचा अच्छा यार मैं देता हूँ करके मैं निकल लिया, बॉम्बे भाग गया यहाँ से। हासिल मुझे तब हुआ जब मैं प्रॉपर वे में मैंने थिएटर्स किए, कुछ यहाँ की फिल्में की, लोक कला मंच से जुड़ा। ये सारी चीजें जुड़ने के बाद जब मुझे वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो, उसके बाद ही मैं मुंबई तक जा पहुंच पाया हूँ। तो यही है कि आप यहाँ अगर अपनी पढ़ाई लिखाई को ना छोड़ें, जो एक बेस होता है किसी भी व्यक्ति का, ज्ञान जो लेने अर्जित करनी है वो आप अर्जित करें। उसके साथ ही साथ आप थिएटर ज्वाइन कर लो। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी अगर मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे अपने NSD हो गया, आप वहाँ जा सकते हैं, है ना। तो उसकी तैयारी करें, प्रॉपर वे से जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये नहीं कि सिर्फ मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरी अच्छी पर्सनैलिटी है, ये अच्छी बॉडी है, ये सोचकर अगर मैं जाता हूँ तो कोई मतलब नहीं है। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं ना कि शुरू में आपको 5 काम मिल गया तो आप उससे खुश मत होइए। आप सच में कुछ बनना चाहते हैं तो ही जाइए। जी। थिएटर की क्या भूमिका है आज के डेट में? थिएटर कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव कम हो गया है या अभी भी वैसे ही चल रही है थिएटर जैसे पहले चला करती थी? जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं अपनी बात करूँ कि मेरा थोड़ा सा झुकाव हटा था यहाँ से थिएटर में। उसका कारण ये था कि आज के परिवेश में चीज़ें मतलब होता ना कि डे बाय डे आप शुरुआत आपने देखा होगा कि हम बेल बॉटम पहनते थे जी। उसके बाद फिर उससे पहले हमने धोती में देखे अपने दादाओं को, है ना। वो तो चेंज होता गया ना, लोगों के ड्रेसअप चेंज होते गए, लोगों की सोच बढ़ती गई। पहले छोटे छोटे घर हुआ करते थे, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। लोग पहले साइकिल रिक्शा में घूमते थे, आज ई रिक्शा चल रहा है जी। तो थिएटर में क्यों नहीं भाई वो चीज? अब वही पुराना प्ले लेकर जो 1946 या 1970 के जो प्लेस है आज भी वो वही कर रहे हैं। आज के दौर की कहानी उठाकर आप लोगों को प्रेजेंट करें, लोग अपने आप आएंगे आपके पास और जुड़ेंगे। और यहाँ वो मैं देखता हूँ कि यहाँ लोग नहीं देखते और बाहर जाकर लोग पैसे देकर देखते। मुंबई वगैरह में लोग पैसे देकर भीड़ लगा के देखते हैं, वहां पे लाइन लगी होती है, सीट नहीं मिलती लोगों को थिएटर के लिए। अच्छे प्लेस की कदर आज भी है और हम खुद देखते हैं, वहां जाते हैं देखते हैं। ये अलग बात है कि हम अब थिएटर में परफॉर्म नहीं करते। उसका कारण है कि फिल्म इसमें जुड़ चुके हैं तो यहाँ पे समय नहीं मिल पाता जी। तो जिसकी वजह से दिक्कतें हैं। लेकिन बाकी ओवरऑल लगाओ तो ऑब्वियसली बेस है वो जी, और बेस से तो कभी हट ही नहीं सकते। सर, हमने शुरुआत में आपके परिचय के दौरान बात की छोटे पर्दे की, तो उसके अनुभव के बारे में, काम के बारे में हमारे श्रोता साथियों को कुछ बताइए। छोटे पर्दे में जैसे बात करें सीरियल्स की मेरी शुरुआत ये थी कि मैं जब ऑडिशंस दिया था मैंने, प्रतिज्ञा पहली मेरी सीरियल थी वहाँ, जब मैं एज एन एक्टर मैंने काम किया था। फर्स्ट डे 1 लाइन का डायलॉग और सुबह से लेकर शाम तक मेरा शॉट नहीं लगा था और मैं वो 1 लाइन का डायलॉग को सुबह से लेकर शाम तक से रट रहा हूँ। और जब परफॉर्म करने की बारी आई ना तो उस दौरान मैं ब्लैंक हो गया था, क्योंकि मेरा वो पहला काम था। उस समय मेरे बोलते हैं ना अंदर ये चल रहा था कि यार मेरे को अच्छा करना है, यही एक पहला और आखिरी मौका है, अगर इसको कर लिया तो मेरे को आगे मेरी लाइफ बन गई। मैं ये सोचकर कंटिन्यूस उसको याद कर रहा था, मुझे लाइंस। जब मैंने 1-2 बार फंबल किया तो मुझे डायरेक्टर ने समझाया, बोले कूल डाउन, आराम से काम करो, कोई टेंशन नहीं है, दुनिया बहुत लंबी, अभी बहुत जिंदगी जीनी है तुमको, बहुत सारे काम करने हैं, आराम से काम करो, नर्वस मत हो। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, रिलैक्स किया, आई परफॉर्म्ड, अप्रिसिएशन मिली,
फिर वहाँ से कभी बोलते ना कि मुड़कर देखते नहीं गए, अपन बैक टू बैक काम करते रहे। और वहाँ के लिए एक एक्टर्स के लिए सीरियल इंडस्ट्री को बोला जाता है ब्रेड एंड बटर, क्योंकि वो एक 9 से 9 या 7 से 7 की ड्यूटी है जो एक एक्टर निभाता है, और मंथ के मंथ उसको सैलरी मिलती है। अच्छा। सो एक इंडस्ट्री को अगर देखा जाएगा जिंदा रखिए तो वो है आपकी ये छोटा पर्दा जिसे आप कहते हैं। तो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे में एंट्री कैसे हुई, फिल्म जगत में एंट्री, इसका सफर? ऑडिशंस देते थे आज बड़े पर्दे में भी, और अब देखा जाए तो उससे भी छोटे पर्दे में आ गए सब लोग, जिसमें लोग क्रेज बढ़ गया है वो है वेब सीरीज जी। तो बड़े फिल्मों के लिए ये है कि लॉबी थोड़ी अलग होती है। जो श्रोता साथी आपको सुन रहे हैं और आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इन सीढ़ियों को वो पार करें, क्या तैयारी खुद में रखें, कैसे आगे बढ़ें? जैसे मैंने बताया कि यहाँ आप एक बेसिक नॉलेज जो थिएटर से आपको मिलता है वो आप ग्रहण कर लें, कुछ प्लेस करें आप यहाँ पर भी प्रॉपर। अगर आपके पास अगर आप उतने सक्षम हैं तो मैं यही कहूँगा कि 1-2 साल का जो कोर्स होता है वो एटलीस्ट कर लें आप, और वहाँ आने के बाद फिर किसी को असिस्ट कर लें एज अ डायरेक्टर डायरेक्शन में। वो इसलिए क्योंकि कैमरा फेस करना जो है एक्चुअल डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, लाइट्स क्या होते हैं, है ना, कैमरा फेस करना क्या होता है, इस चीज का नॉलेज आपको मिलता है। क्योंकि जब तक उस चीज का नॉलेज नहीं रहेगा तब परफॉर्म कैसे करोगे, तो वो नॉलेज भी लेना बहुत जरूरी होता है। या तो कि ये कि आपको आपने यहाँ की फिल्में की हों, यहाँ के आपके लोकल रीजनल में कहीं के भी हों, श्रोता मतलब आपके अलग अलग जगह से भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो किसी भी स्टेट में अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ की अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको काम करने के लिए, तो फिर उससे बेटर और कुछ नहीं, तो आप करें साथ साथ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब भी आए तो शुरू के 5-6 महीने एटलीस्ट कम से कम फील्ड में वर्क करें आप जी, उसके बाद फिर अपने लिए आगे बढ़ें जिस चीज़ के लिए आपको आए। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और हमारे श्रोता साथी भी खुश हो रहे होंगे क्योंकि आसपास ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, संस्थान हैं जहां से आप जुड़ के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपने फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं। सर, आपने अपनी बातों ही बातों में एक बात हमें कही कि आप मिमिक्री किया करते थे। हाँ जी, तो हाँ जी। क्या आप हमें कोई मिमिक्री करके सुना सकते हैं? जमाना हो गया छोड़े मिमिक्री। वैसे वो चंद्रकांता सुने, उसकी आवाज़ अभी आ जाए, क्योंकि पहले वॉइस जो है ना मेरी थोड़ी सी वो होती थी मीडियम शार्प, अभी बेस आने की वजह से बहुत सारी चीज छूट गई, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। जी। चंद्रकांता, सरजमीन हिंदुस्तान तेरे बाप दाताओं ने नहीं बनाई होगी। ये चंद्रकांता की आवाज मैं बहुत निकाला करता था। पिग्स की आवाज निकालता था, पिग जी। ये बच्चों की आवाजें निकालता था उस समय, लेकिन अब तो वॉइस बेस की वजह से ना अभी वो चीजें छूट गई हैं, समझ के चलो। जी सर, हमने कुछ इंटरनेट के माध्यम से आपको गाना गाते हुए भी सुना है, और कुछ धुन जो हम सुनते हैं कि कुछ वाद्य यंत्रों से जो धुन निकलते हैं वो आप अपने गले से अपनी आवाज से निकालते हैं, तो वो कुछ अगर हो पाए तो हमारे श्रोता साथी और भी आनंद लेंगे। अरे वो तो ऐसे ट्रम्पेट बजाते रहता हूँ मुंह से मैं। क्या बात है। श्रोता साथियों, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जो है अपने साथ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे होंगे। सर ने अभी हमारे सामने लाइव अपने मुंह से इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। हालांकि ये बातें मुझे ख़त्म करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन हम जानना चाहेंगे सर कि आप हमारे युवावाणी कार्यक्रम सुन रहे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए तो वही है कि यार कि पहले इश्क को राख होने दीजिए, फिर दिल को राख होने दीजिए, तब जाकर पनपेगी मोहब्बत, और जो भी हो बेहिसाब होने दीजिए। मतलब ये है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं सिर्फ बाहर वालों के कहने पर नहीं, खुद के अंदर जब आपको आवाज आए कि मुझे ये करना चाहिए, उसे लगन से करें, सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
अगर हमने अपनी जिंदगी अगर हम सोचते हैं कि हम उतने जिएंगे तो हमको जरूर मिलेगी। इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। जैसे कि मैं एक छोटे से शहर से आने वाला, छोटा शहर नहीं, हम उसे गांव कहते थे लोग, लेकिन हम गांव, दूसरे जब कहते थे कि तुम गांव से हो तो हम उनसे कहते थे ये हमारा शहर है। भले 10,000 की आबादी वाला वो गांव था, और वहां से रायपुर से मुंबई का सफर आज इंडस्ट्री में 20 से 22 साल जो गुजर गए पता भी नहीं चला। स्ट्रगल तो आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि बड़े बनने की जो चाह होती है ना वो कम नहीं होती ना। तो फिर जिस मुकाम में आप पहले थे, आप पहले शुरुआत करते हो, पहली सीढ़ी, फिर 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद भी ऐसा लगता नहीं है थोड़ी और चढ़नी चाहिए। तो बस मंजिल अभी हम और दूर करते जाते हैं और मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में जद्दोजहद करते रहते हैं, और यही कोशिश हमेशा जारी रहेगी। तो मेरी यही है कि आप जो भी करें दिल से करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इन्हीं सब बातों के बाद अब हम आपसे विदा लेते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोता साथियों से इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने आपके श्रोता जो मुझे मेरे भी श्रोता हैं जी, हमारे भी श्रोता हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जीवन में आप जो भी आप चाहते हैं आपको वो मिले, ढेरों खुशियां मिले, और मास्क जरूर लगाएं। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सुना क्रम मार्गदर्शन में अभिनेता पूरन गिरी से पायल विशाल की बातचीत। विषय था अभिनय के क्षेत्र में करियर।